So beta, continuing with the previous क्वेश्चन सीरीज, जैसा कि हम मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम्स कर रहे थे तो हमने उसमें 11 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस टू अ हाइट आर. क्या कह रही हैं कि लेट्स से कि बॉडी यहाँ पर पड़ी है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और इसको हम लिफ्ट करके कहाँ पर लेंगे, टू दिस हाइट, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर लेंगे और कितनी हाइट है ये, आर. तो इसके लिए जो वर्क हुआ, क्या कह रहे हैं कि वर्क डन इन लिफ्टिंग अ बॉडी from Earth's surface to a height r is equal to 2 times the work done in lifting the same body from a Earth's surface to height h. अब दूसरी सिचुएशन में हम बॉडी को कहाँ पर लेके जा रहे हैं, यहाँ पर टू दिस हाइट h. तो अगर इस केस में वर्क W हुआ है तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि वर्क इज 2 टाइम वर्क डन इन लिफ्टिंग ए बॉडी फ्रॉम अर्थ सरफेस इज इक्वल टू 2 times द वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी. दैट मीन्स दिस इज WA. तो ये आपके पास अगर W भी है तो ये उसके अकॉर्डिंगली बनेगा. अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम है, सबसे पहले कि व्हाट इज दिस W, वर्क डन. देखो, जब बॉडी यहाँ पर थी इट हैज गॉट सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी, है ना, और जब बॉडी को यहाँ पर ले गए पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो दैट मीन्स वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या आता है, mgh अपॉन 1 प्लस h बाई आर. आप याद करिए, जब आपको जो वो फॉर्मूला करवाते हैं कि जब बॉडी को आप अर्थ के सरफेस से h हाइट पर लेके जाते हो तो हम पोटेंशियल एनर्जी mgh लिखते हैं. क्यों लिखते हैं? बाय टेकिंग इनटू अकाउंट दैट h इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू r. उस केस में तो फिर नेचुरली ये mgh बन जाएगा ना. बट अदरवाइज आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान से याद करिए तो ये बनेगा. तो आपने चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए ये फॉर्मूला जो है अपने माइंड में रखना है. अब इसमें जब पहली सिचुएशन आएगी तो h की वैल्यू किसके बराबर है, h की वैल्यू है r के बराबर. तो mgr अपॉन 1 प्लस r बाई r. दिस इज 2 टाइम्स किसके, व्हेन यू आर टेकिंग mgh अपॉन 1 प्लस h बाई r. यही दिया ना कि वर्क डन इन लिफ्टिंग द बॉडी टू अ हाइट इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ इज ट्वाइस द वर्क डन. अगर ठीक है तो अब इसमें mg से mg कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास बना r बाई 2 और ये बन गया 2h अपॉन 1 प्लस h बाई r. तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए. जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी बेटा, 2rh अपॉन r प्लस h. ये r मैंने एलसीएम ले लिया, ऊपर चला गया r प्लस h. सो अब इसमें देखिए तो ये इस r से ये r कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r प्लस h इज 4h. तो r इज इक्वल टू 3h. सो दैट मीन्स h इज इक्वल टू r बाई 3. तो इस तरीके से हम इसमें आंसर जो है वो फाइंड आउट करेंगे. तो इसलिए बेटा ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना है कि वर्क डन इज इक्वल टू
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला है? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r, जिसमें h क्या है? हाइट ऑफ द बॉडी above the surface of earth। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। द ग्रेविटेशनल फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय, ग्रेविटेशनल फील्ड किसी रीजन में जो है दैट इज गिवन बाय 4i कैप प्लस j कैप न्यूटन पर किलोग्राम। तो दैट मीन्स उसके क्या हो गए? यूनिट्स हो गए। Work done by this field is zero when a particle moved along। क्या पूछा गया अब? कि work done by this field is zero when a particle is moved along the line। क्या choices हैं? y plus 4x is equal to 2, 4y plus x is equal to 6, x plus y is equal to 5, d all of these। अब इसमें आप एक चीज जानते हो कि वर्क डन क्या होगा? पाथ dw, that will be E dot dl, dr, जो भी आप डिस्टेंस लेते हो dr, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये जीरो कब आएगा? when E is perpendicular to dr। that means कि अगर जो ये लाइन दी है, ये जो लाइनें आपको दी हैं बेटा, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ जाते हैं तो वर्क डन जीरो बन जाएगा। ठीक है। अब इसमें आप सबसे पहले देखिए, जब हम ले रहे हैं E इज 4i कैप प्लस j कैप, तो इसका मतलब इसमें ई एक्स की वैल्यू आ गई 4, ई वाई की वैल्यू आ गई 1। अब अगर मैं इसको लेट अस से इस तरीके से बेटा ग्राफ के ऊपर बनाने की कोशिश करती हूँ, है ना, तो ई एक्स कंपोनेंट क्या बनता है? ई कॉस ऑफ थीटा, और ये बनता है ई साइन ऑफ थीटा। तो टेंजेंट थीटा विल बिकम 1/4। तो इसमें टेंजेंट थीटा हमारे पास 1/4 बन गया। दैट मीन्स कि अगर मैं यूं ये स्ट्रेट लाइन ले रही हूँ, नहीं y प्लस 4x इज 2 है, तो नेचुरली ना भी इसको ओरिजिन नहीं मानोगे, है ना, ऊपर नीचे होगा। तो y इज 4i कैप प्लस j कैप है, तो ये एंगल जो है दिस एंगल थीटा इज हियर। ठीक हो गया। अब आप सबसे पहले ये लाइन देखिए, y प्लस 4x इज इक्वल टू 2, ये वाली लाइन y प्लस 4x इज इक्वल टू 2। तो जब आप इस लाइन को देख रहे हो बेटा, तो इसका मतलब व्हाट इज y? y इज इक्वल टू 2 माइनस 4x। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि अगर आप यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ करना चाहते हो बेटा, तो इस लाइन की स्लोप क्या है? माइनस में है ना। और इसमें अब आप देखो, when x is 0 then y is equal to 2। तो इसका मतलब जब x 0 है y 2 है, दैट मीन्स इट्स लाइक हियर। तो दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन यूं इस तरीके से बनेगी, ऐसे आएगी ना। तो अब ये लाइन इस एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? लेट अस से दिस एंगल इज थीटा डैश। तो अब आप क्या लोगे बेटा इसमें? व्हाट विल बी टेंजेंट थीटा डैश? फिर वही चीज होगा dy बाई डी एक्स। क्या होना है? dy बाई डी एक्स। अब इसमें dy बाई डी एक्स अगर बच्चे आप लेते हो
तो इट इज 0 -4, तो दैट मीन्स इट विल बी -4। बेटा ये कैसे लिखा कि देखो स्लोप जो है, स्लोप लेते हैं ना, आपने पढ़ा होगा वन डायमेंशनल मोशन में, मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट थीटा इज द स्लोप ऑफ द लाइन, है ना। और स्लोप ऑफ लाइन क्या है, टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा क्या है, परपेंडिकुलर साइड ओवर बेस, तो ये dy अपॉन dx। तो यहाँ डिफरेंशिएट किया, dy/dx, 2 कांस्टेंट है उसका 0 आ गया, -4 dy/dx ऑफ x इज 1। तो ये बन गया आपके पास कि dy/dx इज इक्वल टू -4। अब अगर आपके पास ये है, then what will be cot of theta dash? That will be naturally -1/4। यही बनाना। तो अगर cot थीटा डैश आपके पास -1/4 बन गया, और ये आपके पास जो था टेंजेंट थीटा, ये आपके पास कितना था, 1/4 था। तो इसका मीनिंग क्या हो गया भाई, अब इसमें क्या मीनिंग आ गया आपके पास। अब आप कॉट थीटा डैश देखिए क्या होता है, कॉट थीटा डैश विल बी टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा डैश। कॉट थीटा डैश इज टेंजेंट ऑफ 90 माइनस थीटा डैश, and this cot theta dash is equal to tangent theta. So that means what are you getting? You are getting 90 minus theta dash is theta, or 90 is equal to theta dash plus theta. तो इसका मतलब क्या बन गया कि भाई ये जो है आपके पास ये लाइन, ये क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है, सो दैट मीन्स वर्क डन विल बी 0। जो मैंने ये सारा काम किया सिर्फ और सिर्फ बच्चे ये शो करने के लिए किया कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू डी आर। आर क्या है, विद दिस, जैसे ये पोजीशन एक्स और वाई उसके क्या है, कंपोनेंट है, तो इसलिए इसमें आपका आंसर क्या आएगा, ए आपका आंसर बन गया। तो इसमें अब आप देख के ही कर सकते हो। अब इसका और एक तरीका जो है आपके पास हो सकता था कि भाई आप इसमें वो करके देख लेते कि भाई जी हमारे पास ये लाइन है, तो इस लाइन के अकॉर्डिंगली आप किस तरीके से इसको ले सकते हो, y + 4x इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Now the question number 14 is 3 solid spheres। 14 क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 solid spheres each of mass m, and पहले ऐसे है, इस तरीके से ये एक ट्राइंगल है, और इस तरीके से ये तीनों सॉलिड स्फीयर यूं हैं, और ये डिस्टेंस है d। अब क्या कहा गया है कि 3 सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ मास स्मॉल m and this radius are released from the position as shown in the figure. The speed of any sphere at the time of collision would be, कि जैसे जब ये स्फीयर इस तरीके से पड़े हुए हैं, जिस तरीके से ये पड़े हुए हैं नजर आ रहे हैं, यहाँ से उसको रिलीज कर दिया, हर एक को छोड़ दिया, तो नेचुरली बेटा जब रिलीज किया ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ आएगा, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा। अब एट द टाइम ऑफ कोलिजन व्हाट वुड हैपन, एट द टाइम ऑफ कोलिजन इट वुड बी लाइक दिस। तो अब ये जो इनके बीच में डिस्टेंस है वो हर एक में कितना रह गया, 2r। सो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट बच्चे इसमें क्या बना कि फर्स्टली इनिशियल पोजीशन पे
काइनेटिक एनर्जी इज 0। और इस तरीके से जब ये हैं सफियर्स तो पोटेंशियल एनर्जी हर एक का मास m है, तो बेटा एक पेयर के लिए लोगे Gmm/d, दूसरे के लिए भी Gmm/d और तीसरे के लिए भी Gmm/d, यानी कि -3Gm²/d। अब क्या किया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया, तो नेचुरली दे विल नाउ मूव विथ सर्टेन वेलोसिटी। और अब टाइम ऑफ कोलिजन पे वो यूं पहुंच गए, तो अब इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी, -Gmm/2r, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि -3Gm²/2r। तो ये इसमें आपके पास बना, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, हर एक सफियर की कितनी होगी, हाफ ऑफ mv²। तो टोटल सिस्टम की कितनी बनेगी, 3/2 mv²। अब एनर्जी तो कांस्टेंट है, तो क्या बना, -3Gm²/d is equal to 3 half of mv² minus 3Gm²/2r। अब इसको बेटा आप इस साइड पर ले जाओ, तो 3/2 mv² is minus this 3 ले ली, 3Gm², 3Gm², ये इधर आके प्लस हो गया ना, 1/2r माइनस 1/d। तो यहाँ से आपके पास v कितनी बन जाएगी बेटा, पहली बात है 3 से कैंसिल हो गया, एक m भी कैंसिल हो गया, और इसको अगर आप ले लो तो v² तुम्हारे पास बन जाएगा Gm, ये 2 से मल्टीप्लाई किया 1/r माइनस 2/d, तो v विल बी Gm इंटू 1/r माइनस 2/d का अंडर रूट, तो ये d आंसर आपका बनेगा। सो कितना सिंपल सा था, अदरवाइज लगता वाह पर ये क्या हो गया। बड़ी सिंपल सा पॉइंट लिया है कि पहले इस सिचुएशन में है तो रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, पोटेंशियल एनर्जी एक पेयर की, दूसरे की, तीसरे की टोटल बन गई। अब रिलीज कर दिया, कहाँ तक जाएंगे, यहाँ तक। अब जब कोलाइड किए हर एक में डिस्टेंस 2r बन गया, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी बन गई वो हमने देख ली, काइनेटिक एनर्जी देख ली, तो वो टोटल एनर्जी दैट विल रिमेन कंजर्व। तो वहाँ से हमारे पास आ गया कि किस स्पीड के साथ ये सफियर्स जो हैं एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। सो अब पक्की बात है कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके बावजूद भी अगर बॉडी किसी भी पोजीशन के ऊपर है, सो दैट मीन्स दैट हैज गॉट सर्टेन पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 are initially at rest placed infinite distance apart। दो बॉडीज हैं, उनका मास क्या है, m1 और m2, और क्या है वो, इनिशियली एट रेस्ट है। कितना डिस्टेंस है उनके बीच में, इनफाइनाइट, बहुत दूर पड़े हैं। जब बहुत दूर पड़े हैं, इन्फिनिटी का मतलब है नो gravitational force of attraction. They are then allowed to move towards each other under mutual gravitational attraction. Their relative velocity when they are distance apart। अब ये दो बॉडीज
with masses m1 and m2 और इनके बीच में this distances are, तो आपने बताना है relative velocity। क्यों relative velocity की बात की है कि बेटा जब infinity distance है कोई फोर्स नहीं है, अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस बॉडी ने इस तरफ को जाना है, इसने इस तरफ को जाना है, तो दोनों मूव करेंगी ना। तो जब दोनों मूव करेंगी तो ऑब्वियसली उनके बीच में क्या बनेंगी, रिलेटिव वेलोसिटी। तो इट्स वेरी सिंपल, क्या होगा इसमें बेटे, व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दो बॉडीज के बीच में। जिस तरीके से ये दो बॉडी यहाँ पड़ी हैं तो हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी G(m1 m2 by r)। अब अगर ये एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इसी की वजह से आ रही है ना कि ये फोर्स जो है वो भी तो मूव कर रही है। सो दैट मीन्स द सिस्टम आप इसको कंसिडर कर रहे हो। तो बेटा अब हम लेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम मतलब इन दोनों बॉडीज के। तो बेटा जब आप इस तरीके से सिस्टम लिखते हो तो फॉर्मूला तो वही बनना है, हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन इसमें जो एम मास होगा दैट विल बी द रिड्यूस्ड मास एंड वी आर विल बी द रिलेटिव वेलोसिटी। म्यू इसमें क्या है, रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम। बच्चे हमेशा याद रखिए कि जब आप एक सिस्टम, एक सेट है बॉडीज का, उसको सिस्टम को एक सिंगल बॉडी मान के चलते हो तो उसमें रिड्यूस्ड मास आता है। एंड इट्स फॉर्मूला इज लाइक दिस, दैट 1/μ is 1/m1 plus 1/m2। तो यानी कि reduced mass of the system consisting of two bodies will be given by m1 m2 upon m1 plus m2। तो जब आप इधर ये देख रहे हो तो आपके पास ये बन गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स G(m1 m2 by r²। दिस इज हाफ ऑफ म्यू, म्यू मीन्स m1 m2 upon m1 plus m2 into vr²। अब इसमें m1 m1 m2 से कैंसल हो गया तो आपके पास अब ये बन गया, इधर देखो, तो दिस इज G/r²। नाउ इधर क्या बन गया, ये vr² अपॉन 2 into m1 plus m2। ठीक है ना, m1 m2 कैंसिल हो गया तो G/r² इज vr² अपॉन 2, तो vr² इज 2G(m1 plus m2 by r²। तो यहाँ से vr की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एंड हियर E विल बी योर आंसर। तो इसमें बच्चे आप जो है क्या ले रहे हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और उस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपने लिया तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी को आप करोगे ना। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपके पास है तो वो G(m1 m2 by r) है, वो उसमें कन्वर्ट हो गई। तो आपके पास बन गया कि G/r इज दिस, तो G/r ये है, तो आपके पास ये आंसर जो है आ जाएगा। सो इस तरीके से आपने इसमें ये पॉइंट लिया कि भाई जो सिस्टम है वो मूव कर रहा है। अब जैसे जैसे वो सिस्टम मूव कर रहा है बॉडीज एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, two bodies of masses 4 kilogram and 9 kilogram are separated by a distance of 60 centimeter. This is 4 kilogram mass
and this is 9 किलोग्राम मास, और इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया है दैट डिस्टेंस इज 60 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या कहा है, a 1 kilogram mass is placed in between the two bodies, इन दोनों के बीच में 1 किलोग्राम का मास जो है वो रख दिया। If the net force on 1 kilogram is 0, then its distance from 4 kilogram mass is, यानी कि ये डिस्टेंस कितना होगा। अगर हम कह रहे हैं कि नेट फोर्स एक्सपीरियंस बाय दिस मास ऑफ 1 किलोग्राम इज 0। अब बेटा अगर ये 60 सेंटीमीटर है, ये r हो गया, देन दिस इज 60 माइनस r। अब 1 किलोग्राम इस तरफ को अट्रैक्ट होगा, इसकी वजह से कितनी फोर्स होगी, G1 इंटू 4 बाय r स्क्वायर। इसकी वजह से इधर को जाएगा, कितनी फोर्स होगी, G1 इंटू 9 बाय 60 माइनस r का होल स्क्वायर। अब ये दो फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन है, इफ दे विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड they will cancel each other, the resultant force will become 0. So that means 4 by r का square is 9 upon 60 minus r का whole square, 2 by r is equal to 3 upon 60 minus r, square root लेके तो 120 minus 2r is 3r, तो 120 is 5r, तो r is equal to 120 by 5, that is 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर इसमें आंसर आ गया, and this choice is A. Now question number 16. At what height above the earth's surface would acceleration due to gravity is 1/4 of its value on the earth's surface? तो वैल्यू एट अ हाइट इज 1/4 ऑफ द वैल्यू, यही कहना उसने, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 1/4। तो दिस, तो इस केस में अब कौन सा फॉर्मूला लगेगा, GH इज GM अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर, एंड हियर G इज GM अपॉन R का स्क्वायर। नेचुरली इसमें यही फॉर्मूला आएगा, बिकॉज इसमें निग्लेक्ट नहीं, वो सीधी नहीं कर सकते। तो अब GM से GM कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स 1 अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर इज 1 अपॉन 2R का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 4R स्क्वायर है। सो दैट मीन्स 1 अपॉन R प्लस H इज 1 बाय 2R, तो दैट मीन्स R प्लस H इज 2R, तो H इज इक्वल टू R, तो दैट मीन्स इसमें ए आंसर आपका बनेगा। अब आपको याद होगा कि नॉर्मली हम GH की वैल्यू ले लेते हैं 1 माइनस 2H बाय R इंटू G, पर वो वैल्यू आपके पास तभी बनेगी व्हेन H इज स्मॉल इन कंपैरिजन टू R। तो जब आप खुद इमेजिन कर लो, आप कहोगे जी कैसे पता चलेगा, अरे क्वेश्चन में ये दिया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ 1/4 रहेगी, तो वो बहुत नजदीक तो हो नहीं सकती, दैट मीन्स हाइट की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, तो इसलिए आपका वो फॉर्मूला वैलिड नहीं हो पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट 1 kilometer above the earth, at a height 1 kilometer above the earth is same as a depth d below the surface। तो वो कहता है कि कहाँ पर, अब वो डेप्थ की 4 चॉइसेस दी हैं, 1/2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3/2 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर। अब यहाँ देखो, यहाँ आप लगा सकते हो जो फॉर्मूला आपके पास GH का है 1 माइनस 2H बाय R इंटू G, क्योंकि R की वैल्यू यहाँ 6400 किलोमीटर है और H 1 किलोमीटर है, तो 1 इज वेरी वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू 6400,
इसलिए ये फॉर्मूला लग गया। और जी डी का फॉर्मूला तो है ही 1 माइनस डी बाई आर इंटू जी। तो अब ऊपर से आपके पास जी माइनस जी एच कितना बन जाएगा 2h बाई आर इंटू जी, और यहां से आपके पास g माइनस जी डी बन गया d बाई आर इंटू जी। सो हम कह रहे हैं दिस चेंज इज द सेम। तो जब ये चेंज सेम है तो दैट मीन्स 2h बाई आर इंटू जी इज d बाई आर इंटू जी, और यू कैन से d इज 2h। तो अगर h 1 किलोमीटर है तो d आपके पास क्या आएगी 2 किलोमीटर। तो क्या बनेगा कि acceleration due to gravity at a height 1 kilometer above earth is same as at a depth of 2 kilometer below the surface। तो इसमें बी चॉइस जो है वो आपकी बनेगी। Now the last question, question number 19. Two satellites A and B of same mass, दोनों का मास सेम है। A is in circular orbit of radius r and B is in a circular orbit of radius 2r। तो इसमें क्या है कि पहले जो सैटेलाइट है उसका रेडियस ऑफ ऑर्बिट r है, तो दूसरे का 2r है, और मास दोनों का सेम है। नाउ रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो आपने लेनी है दोनों की, क्या बनेगी हाफ ऑफ एम वी वन स्क्वायर अपॉन हाफ ऑफ एम वी टू स्क्वायर। वी वन और वी टू इसमें क्या आएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेलोसिटी विद विच सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन एन ऑर्बिट। मास दोनों में सेम था, so that means it will be v1 square by v2 square। अब ऑर्बिटल स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है gm by r under the root, so that means v square is inversely proportional to r। तो v1 square by v2 square will be 2r by r, so the ratio will be 2:1। तो इसमें सी आंसर जो है वो आपका आएगा। तो इस तरीके से बेटा ये सारी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस की, और आपने इसमें देखा है सिर्फ और सिर्फ एक नई बात इसमें मैंने आपको समझाई है, वो यही कि जब एक सिस्टम में ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों बॉडीज एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रही हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे। उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि एज द टू बॉडीज आर कमिंग क्लोज टू ईच अदर पोटेंशियल एनर्जी गो ऑन डिक्रीजिंग एंड दैट इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। और सिस्टम की बात हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम will be half of mu Vr square. Mu is the reduced mass of the system and Vr is the relative velocity, or you can say relative speed of the system। ठीक है, तो बेटा अच्छी तरह से ध्यान से अपने आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के बाद अपने आप को खुद चेक करके कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं, अपनी खुद की इवैल्यूएशन करने के बाद आप इसको व्यू करिए। तो अगर आपको अच्छा लगा, आपको सारा आपने अंडरस्टैंड किया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।